डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, हर घर बने पाठशाला के अंतर्गत आपका वेलकम। मैं आज एक ऐसे नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। वो टॉपिक है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, उसकी चुनौतियाँ, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता ही है कि लंबी स्वतंत्रता के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्रता के समय भारत की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक तहस नहस कर दिया था। तो इसके लिए भारत को ऐसे पग उठाए जाने थे जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पे लाया जा सके। तो भारत सरकार बनने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि अंतरिम सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और ये सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो राष्ट्र के निर्माण कैसे हो, इसके लिए उन्होंने इससे पहले संविधान सभा को भी संबोधित किया था 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, जिसमें कि उन्होंने नियति के साथ भेंट में अपना एक भाषण दिया कि राष्ट्र का निर्माण तभी संभव हो सकता है यदि भारत के लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसी राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना जब तक विकसित होगी तभी जो है राष्ट्र का निर्माण संभव है। उस संविधान सभा में जितने भी सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण की सहमति के आधार पर 2 बातों पर अधिक ध्यान दिया। 2 बातें क्या थी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद एक लोकतंत्रीय सरकार बनाई जाएगी, लोकतंत्रीय मूल्यों के आधार पर सरकार बनेगी, तथा दूसरी बात क्या थी कि सरकार जन कल्याण का उद्देश्य रखकर जो है काम करेगी। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, एक चुनौतियां थी सरकार के समक्ष कि राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव हो सकता है। तो पंडित नेहरू जी का दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण संबंधी क्या रहा है, हम इस चैप्टर में, जो आपका पार्ट ए का दूसरा चैप्टर है, उसमें अध्ययन करेंगे, और साथ में राष्ट्र निर्माण के सामने कौन सी ऐसी प्रमुख चुनौतियां हैं। लेकिन इससे पहले हमें राष्ट्र निर्माण का अर्थ जानना होगा। राष्ट्र निर्माण के बारे में एक विद्वान आर बेंडिक्स ने अपने शब्दों में क्या कहा है कि राष्ट्र निर्माण का मुख्य तत्व संपूर्ण राष्ट्र में एक प्रजातांत्रिक, एक जनतांत्रिक सत्ता का प्रयोग करना है। यानी कि जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो है, यानी कि संपूर्ण राष्ट्र में एक ऐसी सरकार का गठन करना है जिससे कि लोगों में भी राष्ट्रीय चेतना की भावना स्थापित हो। सामाजिक आधार पे जो है, जो लोग अपना एक विचार रखते हैं, चाहे संस्थागत उनके छोटे या कम विचार है या अधिक उनकी पॉपुलेशन है, उस आधार पे अगर वो राष्ट्र के प्रति एक चेतना, राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करते हैं, तो तभी जो है राष्ट्र निर्माण संभव है। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना होनी चाहिए, और
उनका राष्ट्रीय चरित्र उच्च होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए, तभी किसी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका प्यारे विद्यार्थियों, वो है कि पंडित नेहरू जी का राष्ट्र निर्माण संबंधी क्या दृष्टिकोण रहा, क्या अप्रोच रही है राष्ट्र निर्माण के बारे में। तो उनका एक प्रमुख विचार था कि भारतीय इतिहास की तर्क संगत व्याख्या उन्होंने की, क्योंकि उनको काफ़ी अनुभव था, भारत के इतिहास के बारे में वो जानते थे और विश्व के इतिहास के बारे में भी वो काफ़ी जानते थे। और अपनी विचारधारा के आधार पर, यानी कि भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के बारे में उन्होंने अपनी प्रमुख रचनाएं, जिनमें कि द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी जो है उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय इतिहास के लिए जो है लोगों की जो आम सहमति है, यानी कि तभी संभव हो सकती है और तभी लोग जो है एकजुट हो सकते हैं। दूसरे, किसी भी देश की समस्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना नहीं हो सकती है। उनकी अप्रोच रही है कि कोई भी भारत की अगर कोई समस्या है, जब तक लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक उस समस्या का उचित समाधान नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक समस्या का उचित समाधान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते थे। तीसरे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है, यानी कि एक तरह से ऐसे मानवतावाद पर उनकी आस्था थी कि उसके समर्थक थे कि मानव का उद्देश्य जो है प्रमुख समाज का कल्याण करना है, जन कल्याण करना है। और मानवतावाद के वो सच्चे, यानी कि एक तरह से पुजारी थे, समर्थक थे कि मानवीय संसाधनों का प्रमुख उद्देश्य जो है मानव का कल्याण होना चाहिए। मानव का कल्याण आवश्यक है और इसी तरह से जो है मानवतावादी विचारों के कारण जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने पंडित नेहरू को मानवतावाद का सागर भी कहा था। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों, एक दूसरे देशों के साथ परस्पर अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए पंचशील समझौते के बारे में भी उन्होंने अपने इस राष्ट्र के निर्माण के बारे में उल्लेख किया। और किसी भी तरह से वो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कई प्रकार के समझौते करते थे। तो 29 अप्रैल 1954 को जो है भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में परस्पर समझौता हुआ था, जिसको कि पंचशील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 5 सिद्धांत थे। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और एकता को बनाए रखना, एक दूसरे देशों पर आक्रमण न करना, तीसरे, एक दूसरे देशों के कार्यों में कोई भी इंटरफेरेंस ना करना, चौथे, शांति में सहअस्तित्व, और पांचवा, परस्पर समानता तथा लाभ। तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अप्रोच थी। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन प्रणाली पर उनका विश्वास था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से काफी प्रभावित थे और इसी तरह से जो है भारत में भी वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के प्रबल समर्थक थे। और उन्होंने इसी वजह से संसदीय शासन प्रणाली को आज तक कायम रखा है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके पश्चात जितने भी नेता हमारे देश में आए, तो उन्होंने भी संसदीय शासन प्रणाली को ही एक सरकार का आधार बनाया है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक स्वतंत्रताओं तथा आर्थिक न्याय के ये समर्थक रहे हैं कि हमारे देश का राजनीतिक स्वतंत्रता के अलावा आर्थिक न्याय संभव हो सकता है। इनकी जब तक लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, सत्ता में हासिल करने के लिए जब वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे,
उनको स्वायत्तता मिलेगी तो तभी जो है आर्थिक न्याय भी संभव हो सकता है। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष धर रहे हैं पंडित नेहरू जी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात विश्व की दो महान शक्तियों के बीच में जो है काफी संघर्ष चल रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित अमेरिका गुट और साम्यवादी विचारधारा पर पूर्व सोवियत संघ। तो एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जितने भी देश थे वो काफी लंबे समय के पश्चात विदेशी उपनिवेशवादी शक्तियों से जो है स्वतंत्र हुए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि हमें जो है किसी भी गुट में अगर हम शामिल हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। तो हमें दोनों की जरूरत है, दोनों महाशक्तियों की गुटों की जरूरत है ताकि हम अपने देश का जो है सर्वांगीण विकास कर सके। हमें दोनों देशों की जो है सहायता है, इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण हम करेंगे। तो वैसे भी भारत जो है गुट निरपेक्ष देशों का जो है मूल सदस्य रहा है, या जनक जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान शक्तियों के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश थे वो उन दो गुटों में बंटे जा रहे थे। तो भारत ने जब देखा कि इस तरह से जो है हम भी अपनी स्वतंत्रता को गंवा सकते हैं अगर हम किसी एक गुट में शामिल हो जाते हैं, या फिर कोई दूसरा देश या दूसरा गुट जो है हमें आर्थिक मदद देने से आनाकानी कर सकता है, तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के नेता मार्शल टिटो, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो और मिस्र के कर्नल नासिर के साथ मिलकर जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इनकी गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया और अन्य देशों को भी जो है प्रेरित किया कि हमें जो है किसी एक गुट में शामिल नहीं होना है, गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करना है। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र निर्माण संबंधी एक और अप्रोच रही है धर्मनिरपेक्षता पर जो है विश्वास। यानी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जो है जब भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पे जो है भारत के टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना और दूसरा भारत। लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना ये प्रमुख एक तरह से चैलेंज था कि किस तरह से जो हमने अल्पसंख्यक जो हमारे देश में रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा करनी है और सभी धर्मों का समान आदर करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये भी अप्रोच रही कि सभी धर्मों का समान आदर करना हमारे लिए जो है बहुत ही जरूरी है, तभी जो है राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्र निर्माण संबंधी क्या अप्रोच रही है, उनका क्या दृष्टिकोण रहा है। अब है कि राष्ट्र निर्माण के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि लोगों में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना का होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक था कि राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में जब बागडोर थी तो लोगों को एकजुट एक सूत्र में बांधना ये एक प्रमुख चुनौती थी, क्योंकि बहुत से भारतीय जो लोग थे, लगभग 2/3 आबादी भारत के जो नागरिक थे, उनको लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकीकरण को एक सूत्र में बांधने के लिए, लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए जो है एक उस चुनौती का भी सामना किया। दूसरी चुनौती क्या थी? विकास की चुनौती। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई थी, अंग्रेजों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। तो इसके लिए आवश्यक था कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, कैसे हमारा विकास संभव हो सकता है। तो ये भी एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी था कि विकास के लिए हम कौन सा ऐसा मॉडल अपनाएं जिससे कि हमारे देश का चहुमुखी विकास संभव हो सके। तीसरे थी लोकतंत्र से संबंधित चुनौती, यानी कि लोकतंत्रीय मूल्यों के आधार पर जो है शासन का संचालन करना, लोगों के अधिकार
उनके कर्तव्य निश्चित करने के लिए एक प्रमुख चुनौती रही कि किस तरह से जो है हम लोकतंत्र को कायम रख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, राजा या महाराजाओं के अधीन जो है हम रहे काफी समय तक। तो इसलिए हमें लोकतंत्र के लिए जो है प्रयास करना है, और ये भी एक चुनौती थी। चौथे के जन कल्याण संबंधी एक चुनौती थी, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस रिगार्डिंग पब्लिक वेलफेयर। कहने का मतलब है कि सभी लोगों का जन कल्याण करना, यानी कि ऐसी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने सरकार का एक दायित्व होता है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उद्योगीकरण है, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्ट्रेस देना आवश्यक था। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय ये सारी की सारी सुविधाएं जो है यानी कि भारत में इतनी नहीं थी, उसका अभाव था। इसलिए ये भी एक चुनौती थी कि जन कल्याण के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने आवश्यक है। फिर है कि शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, यानी कि चैलेंजेस रिगार्डिंग रिफ्यूजी रीसेटलमेंट। जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत की भूमि के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान और भारत। हिंदुओं और सिख जो है एक तरह से जो पश्चिमी पंजाब था या पूर्वी पंजाब था, तो कुछ एक ऐसे वो बंटे जा रहे थे। मुसलमान तो पाकिस्तान के उसमें पकड़ में थे, और हिंदू और सिख जो है यानी कि भारत के उसमें थे कि किसी ना किसी तरह से जो है हम भारत में ही रहें। तो बहुत से ऐसे शरणार्थी जो है शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे, चाहे उसमें हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे मुसलमान थे। तो जब अदला बदली की गई तो उससे काफी यानी कि नुकसान हुआ। लाखों लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी, और करोड़ों लोगों पर जो है उसका प्रभाव पड़ा। तो सरकार के समक्ष राष्ट्र के निर्माण संबंधी एक ऐसी चुनौती थी कि शरणार्थियों के पुनर्वास की जो एक समस्या है उसको कैसे हल किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों, देश रियासतों के विलय की चुनौती। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस वक्त भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी, और उन देशी रियासतों का शासन जो है रजवाड़े तथा राजकुमारों के हाथों में था। और 1947 के एक्ट के तहत जो है व्यवस्था की गई थी कि इन देशी रियासतों को जो है काफी अधिकार दिए जाएंगे। तो आखिरकार कुछ एक देशी रियासतों ने तो अपने आप जो है स्वतंत्र रखने की घोषणा की गई कि हम जो है राजतंत्रीय शासन प्रणाली को ही अपनाएंगे। लेकिन आखिरकार सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, यानी कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक उस पे दस्तावेज पर जो है हस्ताक्षर किए, यानी कि उनको मना लिया, और बाकी जो है पुलिस की सहायता से जो है देशी रियासतों को भारत में विलय करने की घोषणा कर दी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो देशी रियासतें थी, जो एक विलय की एक समस्या थी, तो आखिरकार भारत में उनको भी मिला दिया गया था। तो कहने का मतलब था कि राष्ट्र निर्माण के सामने जो चुनौतियां रही प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि एकीकरण की चुनौती, विकास की चुनौती, या फिर जन कल्याण संबंधी चुनौती, लोकतंत्र के लिए चुनौती, शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, और अल्पसंख्यकों के हितों की चुनौती भी थी कि बहुत से ऐसे अल्पसंख्यक जो भारत में रह रहे थे, तो उनके हितों की रक्षा की जानी भी आवश्यक थी। तो ये भी एक चैलेंज था भारत सरकार के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, तो इसका भी सामना करना था। और देशी रियासतों के विलय की चुनौती भी जो है एक प्रमुख थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप इससे पूर्ण अवगत हो गए होंगे, पूरा आपको समझ आ गया होगा। तो आज इतना ही। थैंक्स। प्यारे विद्यार्थियों, इस महामारी के दौर में जो आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इस लॉकडाउन का जो समय है उसका आपने पालन करना है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने सेहत का जो है ध्यान रखें। थैंक्स।